नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम धशान नदी, केन नदी, सोन नदी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम धशान नदी के बारे में समझते हैं। धशान नदी, तो सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में समझते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, हम जान लेते हैं कि जो धशान नदी है उसका जो उद्गम है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से इसका जो है उद्गम हुआ है। और किस पहाड़ी से? जसरथ नामक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। फिर इसकी मुहानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है उसमें ये जाकर बेतवा नदी में मिल जाती है। तो इस जो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वहां पर जाकर ये नदी उसमें मिल जाती है। किसमें? बेतवा नदी में। तो सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में क्या लिखेंगे हम? रायसेन जिला, रायसेन जिला का बेगमगंज तहसील। इसके बाद जसरथ पहाड़ी। ओके, इतना ही याद रखना है। फिर इसकी मुहाना की बात करें, मुहाना कहाँ पे बनाती है ये अपना मुहाना? तो ये अपना मुहाना बनाती है उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में? ललितपुर में। किस नदी में जाके मिल जाती है? बेतवा में। फिर बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 365 किलोमीटर। फिर इसके आबाद क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसका आबाद क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से जिले, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें ये अपना क्षेत्र कवर करती है? तो सबसे पहले है रायसेन, फिर दूसरे नंबर पे है सागर, फिर तीसरे नंबर पे है कौन सा जिला है? फिर इसमें और मुख्य रूप से टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होती हुई। कौन कौन सा? टीकमगढ़ व छतरपुर। ओके, एक छोटे से मैप के जरिए इसी की हम स्थिति समझ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का जिला है, सॉरी, ये मध्य प्रदेश का मैप है। फिर हम बात करते हैं किसकी? धसान नदी की। तो धसान जो नदी है यहाँ पे जिला है रायसेन। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसके उद्गम के बाद यहाँ से ये प्रवाहित होती हुई ऐसे सागर में से, सॉरी ऐसे नहीं कह सकते इसको, ऐसे सागर से ऐसे ये जाके बेतवा में मिल जाती है। ओके, फिर बात करते हैं इसके अन्य नामों के बारे में। तो इसके मुख्य रूप से कौन कौन से अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं? दशाण, जो कि इसका प्राचीन काल नाम हुआ करता था, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन। फिर बात करते हैं बांध के बारे में। तो इसमें कौन कौन से बांध आपको देखने को मिलेंगे? लेह चौरा बांध एक ही प्रमुख बांध है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करते हैं बांध के बारे में। तो बांध कौन सा है? लेह चौरा बांध। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। तो हमने दसान नदी के बारे में ये सब समझा। कौन सी नदी है ये? दशान। तो एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं।
इसका उद्गम रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील जसरत पहाड़ी से हुआ है। इसका मुहाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में इसका मुहाना है और ये जाके बेतवा नदी में समाहित हो जाती है। फिर इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसके आबाद क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो रायसेन, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर ये सभी इसके आबाद क्षेत्र के बारे में अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बांध के बारे में बात करते हैं तो लेह चोरा जो बांध है जो कि उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, ये एक इसका प्रमुख बांध है जो कि धसान नदी पे है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं खान नदी के बारे में। कौन सी नदी? खान नदी। तो खान नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो जो आप समझें ये कि जो खान नदी है इसका जो उद्गम है वो इंदौर जिले की राला मंडल पहाड़ी से हुआ है। इसका जो उद्गम है ये जो खान नदी है इसका जो उद्गम है ये प्रमुख रूप से इंदौर जिले की राला मंडल पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। फिर हमें इसका मुहाना जो है वो हमें ये जाके क्षिप्रा नदी में मिलती है और इसकी जो लंबाई है वो ये छोटी नदी है तो इसकी जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर ही है। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? इंदौर। इंदौर में कहाँ? राला मंडल पहाड़ी से। ओके। फिर इसके मुहाने की बात करते हैं तो इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना ये जाके सिप्रा नदी में मिल जाती है। शिप्रा में मिलती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। इसका आबाद क्षेत्र आप समझ गए होंगे इंदौर ही है प्रमुख रूप से। इंदौर। यदि कभी आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिल जाए कि इंदौर जो शहर है वो किसके किनारे या किसके तट पे बसा हुआ है तो आप याद रखें कि जो खान नदी है उसी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। और इसमें विशेष बात क्या है? खान व सरस्वती दोनों नदियां गंगा एक्शन प्लान व स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जोड़ी गई हैं। सरस्वती व खान नदी दोनों नदियों का एक लिंक जोड़ा गया है, मतलब इन दोनों को जोड़ा गया है किस किस मिशन के तहत? स्मार्ट सिटी मिशन। ओके। फिर इसकी समस्या के बारे में बात करते हैं तो खान नदी जो है मतलब लंबे समय से प्रदूषण से जूझ रही है क्योंकि जो इंदौर जो सिटी है उस क्षेत्र में एक तो शहरीकरण ज़्यादा है तो लोग उसमें प्रदूषण करते हैं, तो इस वजह से जो खान नदी है उसमें प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है, ये इसकी प्रमुख समस्या है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैन नदी की। तो कैन नदी के बारे में हम समझते हैं। कौन सी नदी? कैन नदी। ओके। तो जो कैन नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है समझें आप। तो मुख्य रूप से जो कैन नदी है उसका उद्गम कैमूर पर्वत से हुआ है। कहाँ से? कैमूर पर्वत जो कि कहाँ है? कटनी में। आप समझें कि मध्य प्रदेश का एक जिला कहें या फिर एक क्षेत्र का नाम है कटनी, उसका जो उसमें एक गांव है अहिर गांव कटनी में, तो उसी क्षेत्र से और कैमूर पर्वत से जो है कैन नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? कैमूर, कटनी से इसका उद्गम हुआ है। इतना ही समझना है, ठीक है। फिर इसकी मुहाने की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, कौन सा? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला और चिल्ला जो क्षेत्र है, चिल्ला के निकट यमुना नदी में जाके ये उसमें मिल जाती है। कहाँ? बांदा किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। किस में मिल जाती है? यमुना में। क्षेत्र का नाम क्या है? चिल्ला, चिल्ला के निकट। ओके। फिर इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। कितनी? 427 किलोमीटर। इतनी हमें इसकी लंबाई
देखने को मिलती है। फिर इसके आबाद क्षेत्र के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो कटनी का नाम आएगा, फिर कटनी के बाद पन्ना, पन्ना के बाद बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आबाद क्षेत्र कौन कौन सा है? कटनी, पन्ना, बांदा, उत्तर प्रदेश। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके अन्य नामों के बारे में। तो कैनास, कर्णवती, सुक्तिमती, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लें। सुक्तिमती, कर्णवती, कैनास, ये जो तीनों नाम हैं ये इसी के अन्य नामों के अंतर्गत आते हैं। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करती हैं तो जो सुनार नदी है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? सहायक नदी सोनार। कैसी है ये किसकी? कैन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भी उर्मिल और मिठासन, श्यामबली, वाना। उर्मिल, श्यामबली, वाना। ओके, ये सारी इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो पांडव जलप्रपात जो कि पन्ना में है और रनीह जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात हमें कैन नदी में देखने को मिलते हैं। तो जो कैन नदी है वो कौन कौन से दो जलप्रपात बनाती है? तो सबसे पहले तो है पांडव जलप्रपात जो कि पन्ना में है, दूसरे नंबर पे है रनीह। तो जलप्रपात कौन कौन से? पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना में, और रनीह जलप्रपात। ओके, फिर बात करते हैं इसके तटीय शहरों के बारे में। तो जो मुख्य रूप से इसका जो उद्गम हुआ है वो कटनी से हुआ है। तो सबसे पहले नंबर तो कटनी ही इसका जो है अब्बाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे पन्ना आता है। तो जो कटनी क्षेत्र है इसमें तो ये नदी एक सक्रिय मतलब इसका जो जल क्षेत्र है वो सकरा है, मतलब ये ज्यादा विस्तृत नहीं है। लेकिन जैसे ये पन्ना में प्रवेश करती है तो ये फिर जाके वहां पे विस्तृत रूप इसका हम देखने को मिलता है। तो कटनी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे पन्ना। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसका जो मुख्य इसकी खास बात क्या है। कटनी में यह नदी केवल एक धारा के रूप में बहती है और जो पन्ना जिला है इसमें इसका विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है। फिर रनीह जलप्रपात जो कि एक पर्यटक स्थान भी आप समझ सकते हैं, और कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जो इसी नदी पे बनाया गया है। तो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? कैन नदी पर। ओके, इस नदी के तट पर सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पत्थर बहुत प्रकार के होते हैं, एक वो एक प्रकार से वो रेतीला पत्थर होता है, और फिर एक संगमरमर होता है, और फिर ग्रेनाइट पत्थर भी होता है, और फिर ऐसे मतलब पत्थर बहुत प्रकार के होते हैं। तो जो सजर नामक जो पत्थर है वो एक बहुमूल्य पत्थर है। वो कहाँ पाया जाता है? इस नदी के तट पर। कौन सा? सजर नामक बहुमूल्य पत्थर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर पाया जाता है मुख्य रूप से? तो ये कैन नदी के तट पर पाया जाता है। ओके, अब हम समझ लेते हैं इसकी स्थिति। तो आप समझें कि यहाँ पे कटनी जिला है। कहाँ? यहाँ। फिर यहाँ से कटनी से इसका उद्गम होता है तो ऐसे पन्ना से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि सोन नदी कहाँ से कैसे निकलती है।
कौन सी नदी? सोन नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक, मैकाल श्रेणी। ओके, अमरकंटक जो कि कहाँ है? अनूपपुर जिले में। ओके, इससे इसका उद्गम हुआ है। फिर बात करते हैं इसकी मुहाने की। तो बिहार के पटना में, कहाँ? बिहार के पटना जिले के पास रामनगर स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो सोन नदी है ये जाके डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। और कहाँ? बिहार पटना के पास। ओके, पटना के पास किस में मिल जाती है ये? गंगा नदी में। ओके, फिर इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। कितनी? 780। और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 509। तो इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? 780। और मध्य प्रदेश में 509। ओके, फिर इसके अब्बाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अब्बाह क्षेत्रों में आप समझें पन्ना, सतना, मैहर व रीवा, इतने जिले हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पन्ना, सतना, मैहर व रीवा। ओके, ये सब जिले हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इसके अन्य नामों के बारे में। तो इसका जो अन्य नाम है मुख्य रूप से इसे हम सोन नदी कहते हैं, लेकिन इसका जो अन्य नाम है वो है सुवर्ण, सोनभद्र और शुभगाद्री, सोआ और हिरण्यवाह। ये सब इसके उपनाम हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें। तो हमने इसका जो समझाया, मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक से कई नदियों का उद्गम होता है, इसलिए मैकाल श्रेणी को वाटरशीड कहा जाता है। आप एक चीज ये भी याद रखें कि जो अमरकंटक जो क्षेत्र है उसे हम वाटरशेड नाम से भी जानते हैं। तो वाटरशेड नाम से क्यों जानते हैं, आप ये भी याद रखें। तो अमरकंटक जो क्षेत्र है, मैकाल जो पर्वत है, आप देखेंगे वहां से मतलब मुख्य रूप से 3 बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। तो सबसे पहले तो है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। दूसरे नंबर पे यही सोन नदी है और तीसरे नंबर पे जोहिला नदी है। ये तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से हुआ है, इसलिए उस क्षेत्र को वाटरशेड कहा जाता है। तो इसका जो एक मैप में समझ लेते हैं, तो ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसी जाती हुई बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।